प्रगतिशील आंदोलन के जब इतिहास की बात होती है तो हम देखते हैं रोशनाई जैसी कोई किताब किसी भाषा में नहीं है। नेहरू की नज़र में एक अदीबों का सम्मान था। कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें नेहरू ने अदीबों को सम्मान दिया, जैसे बेगम अख्तर के एक लाल किले पे एक कार्यक्रम था, बेगम अख्तर साहिबा आई तो नेहरू साहब खड़े होकर उनको बाकायदा सलाम अर्ज किया। पता नहीं उस जमान में मुझे एक लगाव, एक अपनापन, एक मिट्टी की खुशबू, अलग हिंदुस्तानी मिट्टी की खुशबू, ये सब आया। और निश्चित तौर पे एक उनका जो लेखन है उर्दू अदीबों का, वो मुझे ज़्यादा इनकलाबी लगा। हिंदुस्तानी साहित्य में भी एक ऐसी रवायत थी जिसने एक इनकलाबी बदलाव किया, पूरे सिस्टम में बदलाव किया, ना सिर्फ साहित्य में बल्कि तहजीब में, संस्कृति में। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला बदकही में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। उस खास मेहमान को आप लोगों ने कई तरीके से जाना होगा, कुछ किताबों में पढ़ा होगा, कुछ पत्रिकाओं में उनके लेख 2 दशक से आप पढ़ते आ रहे होंगे। अगर आप इन सब से थोड़ा सा भी आपका अगर जुड़ाव रहा है तो आप उनके नाम से परिचित जरूर होंगे। मैं बात कर रहा हूं जाहिद खान साहब की, जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को लेकर के बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है। वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को गढ़ा, जिन्होंने हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत किया और हमारी जो साझी संस्कृति की जो परंपरा है उसे एक ऐसा नायाब तोहफा हमारे सामने पेश किया जिसे हम आज भी जिस पर नाज करते हैं, जिसे हम एक धरोहर के रूप में याद करते हैं। जाहिद खान साहब ने जो काम किया है वो हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की तहजीब के लिए बेहतरीन काम है। उसे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको 2 किताबें उनकी दिखा रहा हूँ जिससे आप महसूस करेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया है। तरक्की पसंद तहरीक के जो हम सफ़र हैं, जो रहगुजर हैं, इन 2 नामों से उनकी किताबें आई हैं और इन 2 किताबों में जो भी शख्सियत उन्होंने शामिल की है उन पर आप किसी भी तरह विचार करें तो आपको लगेगा कि वाकई में ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को गढ़ा है। जब हम तरक्की पसंद तहरीक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये वो परंपरा है जिसे बनाने में उन लोगों ने भूमिका निभाई जो जाति, धर्म, संप्रदाय, बहुत तरह की जो हमारी सीमाएं हैं या हम ये कैसे हमारी जो हदबंदियां हैं उनसे अलग होकर के कुछ विचार कर रहे थे। हम लोग इस बदकही में भी कुछ ऐसे ही विचार करने का प्रयास करेंगे। हम यानी मैं, विपिन तिवारी और अभिषेक कुमार, 2 लोग बस जाहिद खान साहब से कुछ समझना चाहते हैं कि इस तरक्की पसंद तहरीक की जो रवायत है वो कितनी पुरानी है, उसमें कौन कौन से हम सफ़र आपको दिखाई पड़े, आपकी जो पूरी प्रक्रिया है इस तरक्की पसंद तहरीक को लोगों के सामने लाने की, ये कब से शुरू हुई और आज उसका जो स्वरूप है वो कैसा बन रहा है। जब से मेरा साहित्य की तरफ झुकाव हुआ तो प्रगतिशील आंदोलन के बारे में मुझे जानकारी शुरू हो गई थी। फिर एक दौर आया ऐसा 2005 का, जब हमने तरक्की पसंद तहरीक के जो रहनुमा हैं सज्जाद जहीर साहब का जन्मशती वर्ष आया। तो जब जन्मशती वर्ष आया तो उनकी बात हुई पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग मैगजीनों में उन पर मजामीन आए, लेख आए। तो मुझे भी उत्सुकता हुई स्वाभाविक तौर पे कि ये सज्जाद जहीर साहब कौन है। तो मैंने उनको जानने की कोशिश की। जब मैंने उनको जानने की कोशिश की तो मेरे हाथ आई उनकी किताब, मशहूर किताब जिसे हम तरक्की पसंद तहरीक का इतिहास कह सकते हैं, प्रगतिशील आंदोलन का इतिहास कह सकते हैं, रोशनाई। तो वो किताब में जब मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे काफ़ी जानकारी मिली तरक्की पसंद तहरीक के बारे में और उनके हमसफ़र के बारे में। तो निश्चित तौर पे उससे मेरी जानकारी में भी इजाफा हुआ और मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ और मेरी एक सोच बनी कि साहित्य में भी, हिंदुस्तानी साहित्य में भी एक ऐसी रवायत थी जिसने एक इनकलाबी बदलाव किया, पूरे सिस्टम में बदलाव किया, ना सिर्फ साहित्य में बल्कि तहजीब में, संस्कृति में। तो बाकी शख्सियतों के बारे में भी मेरी जानने की तमन्ना हुई।
बस धीरे धीरे मैंने और भी तमाम लोगों को पढ़ा, और ख़ास तौर से मैं उर्दू अदब और उर्दू अदीबों से ज़्यादा मुतासिर रहा। हिंदी के अदीब भी मैं पढ़ता रहा, लेकिन पता नहीं उस ज़बान में मुझे एक लगाव, एक अपनापन, एक मिट्टी की खुशबू, अलग हिंदुस्तानी मिट्टी की खुशबू, ये सब आया। और निश्चित तौर पे एक उनका जो लेखन है उर्दू अदीबों का, वो मुझे ज़्यादा इनकलाबी लगा। तो सज्जाद जहीर के अलावा फिर मैंने इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, जोश मलियाबादी, जी फिराक गोरखपुरी, सादत हसन मंटो, और भी तमाम लोगों पर मैं अध्ययन करता रहा। और शुरुआत मेरी छोटे छोटे मजामीन से हुई, जी और फिर जब छोटे छोटे मजामीन से मेरी शुरुआत हुई, दरअसल मैं इस बात में मुझे कोई हिचक नहीं है स्वीकार करने में कि मैं उर्दू नहीं जानता। मैंने जो भी अध्ययन किया वो देवनागरी में किया। तो देवनागरी में जो मुझे सीमित मात्रा में मिला, या उनकी किताबें तर्जुमे के तौर पे आई, अनुवाद के तौर पे आई, वो मैंने किताबें पढ़ी और छोटे छोटे मजामीन लिखे। धीरे धीरे विस्तार हुआ। फिर जब मैं लिखता रहा, लेकिन मुझे लगा कि हिंदी में इन शायरों, इन अदीबों, इफ्ता से जुड़े रंगकर्मियों, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े लोगों पे कम मजामीन हैं, कम जानकारियां मिलती हैं। तो एक फिर पहले तो मैंने एक कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया था, केवल पसंद का मामला था। जी लेकिन जब फिर एक कमिटमेंट जुड़ा कि इन अदीबों को नई पीढ़ी के सामने हमें लाना चाहिए, खासतौर से इफ्ता के जो तमाम लोग हैं, अमर शेख हैं, अन्ना भाऊ साठे हैं, बलराज सानी हैं, प्रेम धवन हैं, शौकत कैफी हैं, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें नई पीढ़ी नहीं जानती। इसी तरह से तरक्की पसंद तहरीक या अदीब जो जुड़े हुए हैं तरक्की पसंद तहरीक से, प्रगतिशील लेखक संघ से, उसमें भी कई अदीबों के बारे में बहुत सीमित जानकारी है। जी तो इस कोशिश करके मैंने धीरे धीरे काम किया और लोगों को पसंद आया। और अच्छी बात यह है कि ये सभी मजामीन अच्छी मैगजीन और अच्छे अखबारों में कई बार छपे हैं। ऐसा नहीं, मतलब एक एक लेख 10-10 जगह छपा। तो फिर मुझे खुद में भी एक यकीन आया कि हाँ, मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ। हंस जैसी पत्रिका में प्रकाशित हुए लेख, सीपीआई की मुक्ति संघर्ष में, सीपीआई पार्टी के मुखपत्र मुक्ति संघर्ष में छपे, उद्भावना जैसी पत्रिका में छपे, अभिनव कदम में छपे, समकालीन जनमत, फिलहाल, समयांतर, ऐसी तमाम पत्रिकाएं जो वामपंथी सोच की पत्रिकाएं हैं और उसमें गुणवत्तापूर्ण साहित्य और विचार पे बात होती है। तो उन पत्रिकाओं में जब ये सब आया तो मेरा यकीन बना, और इस तरह से मेरी यात्रा आगे बढ़ती गई, जो आपको किताब के तौर पे तरक्की पसंद तहरीक के हमसफर और रह गुजर दोनों। जी आपने जो ये किताबें हैं उसमें आपने कमला प्रसाद जी को भी शामिल किया हुआ है, और कुछ और भी नाम जैसे वीर सानी साहब को भी शामिल किया हुआ है। तो ये मतलब प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे दोनों लोगों ने काफी अहम भूमिका निभाई। इनको जब आप शामिल करते हैं, मानते हैं कि ये भी तरक्की पसंद तहरीक के हम सफर हैं, तो क्या इनके बारे में आपकी सोच रही कि इनको शामिल करना चाहिए? विपिन भाई देखिए, ये दोनों शख्सियत जुदा हैं। जी डॉक्टर कमला प्रसाद की बात करें तो उनकी संगठन में महारत थी जी, उन्होंने सांगठनिक तौर पे उनका बड़ा योगदान है, और उन्हें कमांडर के तौर पे पुकारते थे। और जहां तक भीष्म सानी की बात करें तो उनका लेखक बड़ा है, ना कि वो संगठन करता थे। और बाकी ये दोनों ही महासचिव के पद पर रहे प्रगतिशील लेखक संघ के। लेकिन सांगठनिक तौर पे अगर काम देखें तो मुझे लगता है कि कमला प्रसाद का काम अव्वल नंबर पे है। और लेखक के तौर पे जाने तो भीष्म सानी को सभी लोग जानते हैं, चाहे उनकी कहानियां हों, उपन्यास हों, नाटक हों। उनका काम मतलब प्रगतिशील लेखक संघ से लेकर इफ्ता तक जाता है भीष्म सानी साहब का। और जहाँ तक हम कमला प्रसाद जी को जानते हैं तो उनकी तमाम आलोचनात्मक किताबें हैं जी। और मैं समझता हूँ सज्जाद जहीर हो चाहे डॉक्टर कमला प्रसाद, दोनों का लेखन संगठन की भूमिका की वजह से ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि संगठन आपको मौका नहीं देता, अवसर नहीं देता, समय नहीं देता कि आप ज्यादा काम कर पाए।
सज्जाद जहीर साहब की भी हम बात करें तो जब तक वो जैसे रोशनाई आई तो वो जेल में थे। जब पाकिस्तान में जेल जी। की अवस्था में आई, उस समय वो जेल में थे, फुर्सत में थे, तो उन्हें तमाम जो शुरुआत जो अच्छी किताबें उनकी जो आई वो सब शुरुआत में ही आ चुकी थी। जी। और जैसे जैसे वो संगठन में केंद्र में आए या उन्होंने संगठन के तौर के काम किया तो उनका काम कम होता चला गया। तो मुझे लगता है कि संगठन कई बार आदमी को जो सांगठनिक गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं वो उसके रचनात्मक काम में आड़े आड़े आता है। जी। तो कमला प्रसाद जी को हम सांगठनिक तौर पे एक बेहतर मानते हैं। और भीष्म साहनी के बारे में हम क्या कहें जी। इतना विपुल लेखन है, इतना शानदार लेखन है, चाहे उनके उपन्यास देख लें, चाहे हम उनके नाटक देख लें, चाहे उनकी कहानियां देख लें, और बंटवारे पे जो उनका तमस है वो तो लाजवाब है। तो ये दोनों में मैं फर्क महसूस करता हूँ। इसी से जुड़ी हुई बात है, जो आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सज्जाद जहीर साहब के बारे में जब वो लौट करके आए रावलपिंडी केस के बाद में, तो एक बार रजिया जहीर ने कहा कि मैं इंदिरा आपा से एक दरखास्त करती हूँ कि वो एक किताब तो शानदार आ चुकी है और अगर एक बार और जेब में भेज दें तो कई और किताबें शानदार में आ जाएंगी बाहर। तो मैं ये दरखास्त दे रही हूँ कि ये बाहर रहेंगे तो कुछ काम उस तरह का नहीं करेंगे। तो जो रोशनाई वाली बात आपने कही तो ये उसी से जुड़ी बात है जी। इसी से मतलब ये बात आती है कि तरक्की पसंद तहरीक में बंटवारे को लेकर के जो बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कलम चलाई हुई है, वैचारिक रूप में भी और हम रचनात्मक रूप में भी। आपको किन जो अदीबों से आपको ज्यादा लगाव महसूस हुआ बंटवारे के साहित्य को लेकर के? मुझे लगता है ज्यादातर जो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े जो अदीब या लेखक हैं उन्होंने सभी ने लगभग बंटवारे पे लिखा है जी। चाहे वो ख्वाजा अहमद अब्बास हो, राजेंद्र सिंह बेदी ने हालांकि कम लिखा है लेकिन उनकी एक जो कहानी है लाजवंती वो भी काफी मशहूर कहानी है। भीष्म साहनी का तो तमस की हम बात करते हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास की कई कहानियां हैं और मंटो की तो कई बेमिसाल कहानियां हैं, टोबा टेक सिंह है और भी तमाम ऐसी कहानियां। तो मैं समझता हूँ तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े लोग उन्होंने वो सब माहौल देखा था और निश्चित तौर पर उनका आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थी सभी की। जेल भी गए, यातनाएं सही, पुलिस की यातनाएं सही, तो उन्होंने नज़दीकता से देखा था ये सारी चीज़ें, बंटवारे को महसूस किया था। कई लोगों ने उसमें हिजरत भी की, अहमद नदीम कासमी, दानिश, इन लोगों को तो हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। मंटो भी गए, मंटो भी नहीं जाना चाहते थे, अनिच्छा से गए। जोश मलियावादी साहब का किस्सा एक अलग तरह का है लेकिन बंटवारे में उन्हें भी जाना पड़ा और कई लोगों ने महसूस किया। तो जो अनुभव था, उनके जो तजुर्बे थे, तो वो निश्चित तौर से उनके साहित्य में उभर के आया, तो वो हमें उसमें प्रामाणिकता दिखती है। और आज के साहित्य में जो प्रामाणिकता नहीं दिखती तो वो यही वजह है कि तजुर्बा जो अनुभव थे उनके, वो अनुभव से उनकी जो बात हुई थी। और मैं समझता हूँ अनुभव और जो उन्होंने जो माहौल देखा था वो सब उनकी अक्कासी है उनके साहित्य में, उनके काम में, उनके रंग कर्म में, ये मैं देखता हूँ। सर अभी आपने जैसा कहा भी कि संगठन में कई लेखक इतने अधिक सक्रिय हो गए कि उनका अपना लेखन प्रभावित हुआ। कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि एक लेखक के लिए लेखन उसका पहला दायित्व है। तो सक्रियता के कारण लेखन तो प्रभावित हुआ ही। दूसरी बात ये भी है कि संगठन ने कई तरह की वैचारिक सीमाएं, वैचारिक हदबंदियां भी उनके सामने ला दी कि एक लीक पर ही चलने की। इसकी भी आलोचना कई बार होती है। एक किस्सा ये है कि भैरव प्रसाद गुप्त ने एक मीटिंग में हरकिशन सिंह सुरजीत को ये कहा भी था कि जब आप लेखन के विषय में नहीं जानते तो क्यों इतना इस विषय पे बोलते हैं। तो ये आपको लगता है कि कई लेखक अत्यधिक बहुत मतलब सीमित हो गए वैचारिक रूप से प्रतिबद्धता के कारण? कई बार मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ कि जिस तरह से तमाम दक्षिणपंथी पार्टियां या संगठन सीमाबंदी या हदबंदियां लगा देते हैं अपने लेखकों पर, अपने संस्कृति कर्मियों पर, तो कई बार वाम पार्टियों से जुड़े हुए संगठनों में भी इस तरह के अवगुण आ जाते हैं।
हम आत्मालोचना की बात करते हैं खास तौर से, लेकिन जब किसी लेखक इस तरह के सवालात उठाता है या आलोचनात्मक बातचीत करता है तो वहाँ अंकुश लगते हैं। तो निश्चित तौर पे इन सब बातों से लेखन तो प्रभावित होता है, क्योंकि लेखन कोई हदबंदी नहीं मानता ये बात। लेकिन मैं इसको भी जोर देकर कहता हूँ कि उसमें प्रगतिशीलता और जनवादी स्वर तो होना ही चाहिए। और इतनी लिबर्टी भी ठीक नहीं है कि हम मतलब जो प्रगतिशील मूल्य हैं, जनवादी मूल्य हैं, उनको हम दरकिनार कर दें स्वतंत्रता के नाम पे, आज़ादी के नाम पे। आप आज़ादी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी लाइन ही बदल जाए। और तो पार्टी या वैचारिक संगठन इस तरह के मतलब जब बात हदबंदी की बात आती है या पाबंदियों की बात आती है, तो इस तरह का ख्याल रखना चाहिए कि एक कलाकार जो होता है वो अपनी मन की दिल की बात कहता है। तो इतनी जो जकड़बंदियां हैं वो ठीक नहीं है, कुल मिला के मैं उसको गलत मानता हूँ। अंगारे की भूमिका को आप कैसे देखते हैं तरक्की पसंद तहरीक की रवायत बनाने में? विपिन भाई, अंगारे जैसा हम जानते हैं कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ लखनऊ में, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बनती है अंगारे से जी। और संभवतः अंगारे 1933 में आया था, जिसमें अहमद अली, डॉक्टर रशीद जहां, सज्जाद जहीर साहब, 5 लोगों की कहानियां और एकांकी शामिल थी। तो ये सारी कहानियां जो थी वो काफी इनकलाबी कहानियां थी, एकांकियां थी, जो धार्मिक जकड़बंदियों के खिलाफ थी, रूढ़ियों के खिलाफ थी, धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ थी, मजहबी कट्टरता के खिलाफ थी। तो जब ये अंगारे किताब आई तो उस समय एकदम इनकलाब आ गया साहित्यिक हल्के में कि ये किस तरह की कहानियां हैं, क्योंकि उस समय इस तरह का माहौल तो नहीं था। तो निश्चित तौर पे उससे एक माहौल बना और अंगारे की एक बड़ी भूमिका है। यहाँ तक कि अंगारे जब आई तो तमाम फतवे जाहिर हुए, खासतौर से डॉक्टर रशीद जहां पर, कि एक औरत इस तरह के कैसे ले सकती है, इस तरह से किस तरह से लिख सकती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं इस्लाम में ज्यादा जकड़बंदियां हैं, धार्मिक कट्टरता, मजहबी रूढ़िवादियां हैं। तो सबसे ज्यादा जो आक्रमण झेले उन 5 लेखकों में सबसे ज्यादा डॉक्टर रशीद जहां ने झेले। तो एक पूर्व पीठिका तो है ही, उसको मानना ही पड़ेगा। अंगारे प्रगतिशील लेखक संघ के जो शुरुआत है, जो उसका आगाज है, जो आंदोलन है, उसमें उसने एक मील का पत्थर का काम किया। तो अंगारे की भूमिका तो हमेशा रहेगी, उसके अदीबों की भूमिका रहेगी। जब फतवे जारी किए गए तो बाद में इन लोगों ने एक बयान जारी किया था जो लीडर अखबार में इसमें प्रकाशित हुआ था जी। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि मतलब मुझे अपने काम को लेकर के किसी भी तरह का कोई माफीनामा नहीं मांगना है, क्योंकि लोग ये मांग कर रहे थे कि आपने ऐसा ये अपमान किया तो इसके लिए माफीनामा लिखिए, और बहुत सारी बातें उसमें कि आपने ये अपमान किया उसके बारे में कह रहे थे। जब हम वही भूमिका बाद के दौर में देखते हैं तो क्या उतने मुखरता के साथ बाद के दौर में सवालों को देखा गया, उस समय के सवालों को, या हमने उस पूरे मूड को छोड़ करके दूसरे तरह से अपने समाज की बुराइयों पर बात की? जिस तरह से हमारे लेखक मुकर होके आए और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, तो वो एक क्रांतिकारी कदम था। और उस जमाने में जब आपके साथ दो तरफा आक्रमण था, एक तो अंग्रेजी हुकूमत का आक्रमण था, दूसरा आपके जो तमाम जो कट्टरपंथी हैं उनका आक्रमण था, लेकिन उसके बाद भी उनका स्टैंड क्लियर था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया था कि हमें कोई गुरेज नहीं है, मतलब जो हमने किया है वो हम उसको सही मानते हैं। तो वाकई ये क्रांतिकारी फैसला था उनका। आगे चल के हम वो देखते हैं तो वो चीजों में कुछ दिक्कतें आती हैं, मतलब उस तरह की मुकरता नहीं दिखाई देती। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों 2-4 साल पहले की बात करें, ये हमेशा मतलब कभी कभी तो ये सब रहा, लेकिन कभी कभी मुकरता भी दिखी। जैसे अवार्ड वापसी का जो दौर हुआ जी, तो वो भी एक बड़ा कदम था। और उसमें निश्चित तौर से जो अगुवाई की थी
उसमें हमारे जनवादी और प्रगतिशील लोग सबसे आगे थे, शुरुआत उन्हीं ने की। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन जिस तरह की मुकरता उस जमाने में थी कि तमाम पाबंदियां थी, अत्याचार थे, जेल थी, कारावास थे, उसके बावजूद वो लोग डटे रहे, अपना लेखन करते रहे। तो आज के अदीबों को, लेखकों को, रंगकर्मियों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, अपनी परंपरा से, अपनी रवायत से, अपने आंदोलन से, कि वो दौर क्या था और उस दौर में भी वो लोग कितनी उससे काम करते रहे, जीवट से, साहस से, हिम्मत से। तो हमें सीखने की जरूरत है। सर, जो 40 और 50 के दशक में जो प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए जो लेखक थे, उनका जो लेखन है जिसने हिंदी उर्दू साहित्य को इतना प्रभावित किया कि आज तक उसकी झलक देखी जा सकती है, तो कई आलोचकों का तो ये मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो वैचारिक पृष्ठभूमि जो पैदा हुई उससे वो लोग प्रभावित थे। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि वो जो समय था वो इतना घटना बहुल समय था, दुनिया भर में बहुत उथल पुथल चल रही थी, कई देश औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस तरह की जो घटनाएं थी उन्होंने भी क्या प्रभावित किया इन लेखकों को और इस आंदोलन को? निश्चित तौर से जो वैश्विक घटनाक्रम चल रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, हिटलर और मुसोलिनी के खिलाफ जैसे तमाम आंदोलन चल रहे थे, फांसीवाद के खिलाफ, और चूंकि मुल्क राज आनंद, अहमद अली, सज्जाद जहीर साहब जी लंदन में थे, ये तमाम घटनाक्रमों से सीधे सीधे जुड़े थे। तो उधर ही जब वहाँ के जो पश्चिमी जो अदीब थे, उनका जो आंदोलन से जो जुड़ाव था या जो घटनाक्रम चल रहे थे, तो निश्चित तौर से इनको प्रभाव पड़ा। स्पेन में जो विरोध था फासिज्म के खिलाफ, तो ये सब कहीं ना कहीं से प्रेरणा ले रहे थे, और उस प्रेरणा का असर प्रगतिशील आंदोलन पे पड़ा, या सारी प्रेरणा वो वहीं से थी। और खासतौर से हिंदुस्तान के जो आंदोलन थे वो अलग तरह के थे। हमारा जो आंदोलन था वो आज़ादी तक सीमित था, लेकिन जो पश्चिम में जो आंदोलन हो रहे थे वो फांसीवाद के खिलाफ भी थे, गुलामी के खिलाफ तो थे ही, साथ में जो फांसीवाद के खतरे थे उनकी आहट भी वो देख रहे थे। तो जो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े जो साथी थे, उन्होंने ये सारे घटनाक्रम से अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो जब वो वाकिफ थे तो उनकी रचनाओं में भी वो आया, और उनकी जो वैचारिकी बनी वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुई। तो कोई भी दौर का साहित्य तो वो अपने समय की अक्कासी तो होता ही है। तो वो जो समय था, वो जो साहित्य है हमारा, जो रंग कर्म है, जो कला के क्षेत्र है, सभी पे उस आंदोलन का, उस पृष्ठभूमि का, सभी पे उसका असर पड़ा। और आज हम जो माहौल देखते हैं वो एक अलग तरह का माहौल है। ऐसा नहीं कि इस माहौल में काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन वो निश्चित तौर पर एक अलग तरह का काम है। तो प्रेरणा के स्रोत हमारा प्रगतिशील आंदोलन, तरक्की पसंद तहरीक के अदीब, रंगकर्मी, कलाकार, ये हमेशा रहेंगे। सज्जाद जहीर साहब को आप किस रूप में देखते हैं, खास तौर से इस रवायत को बनाने वालों की भूमिका जो रही उसमें? पिपिन भाई, मेरे को लगता है सज्जाद जहीर जब तक जिंदा रहे वो हमेशा इस आंदोलन के केंद्र में रहे, और सांगठनिक भूमिका में तो वो हमेशा ही रहे। बीच में जरूर महासचिव, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, रहे, लेकिन ज्यादातर वो महासचिव की भूमिका में रहे। और जिस तरह से उन्होंने तमाम भाषाओं के लेखकों को, अदीबों को, कलाकारों को जोड़ा, उनका महती योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और प्रगतिशील आंदोलन की जब इतिहास की बात होती है तो हम देखते हैं रोशनाई जैसी कोई किताब किसी भाषा में नहीं है। तमाम किताबें लिखी गई हैं हिंदी साहित्य में, उर्दू साहित्य में, साहित्य के इतिहास पर, लेकिन रोशनाई जैसा काम नहीं हुआ। तो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान तो है ही। रोशनाई को देखें, या फिर उनका जो उपन्यास है, लघु उपन्यास है लंदन की एक रात, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस उपन्यास में आज़ादी के लिए जो छटपटा रहे नौजवानों का चित्रण किया है, या उनकी वैचारिकी का चित्रण किया है, वो अद्भुत है। वो भी एक पूर्व पीठिका जैसा मामला बनता है। और जिस तरह से वो उपन्यास शुरू होता है, उसका आगाज होता है और उसका जो अंत होता है, वो एक
उम्मीद जगाने वाला उपन्यास है। तो भले ही उनने कम काम किया, लेकिन जो भी काम है उनका वो मील का पत्थर है, मील का पत्थर काम है। तो उस काम को हमेशा उनकी एक अहमियत रहेगी उनके काम की। ये बात सही है कि संगठन के कामों की वजह से वो अदबी लेखन कम कर पाए जी। लेकिन जैसे तमाम मजामीन भी लिखे उन्होंने, संपादन भी किया कुछ अखबारों का, मैगजीन का, तो काम तो वो करते रहे, अदबी काम नहीं किया, लेकिन सामायिकी काम, सामायिक मसलों पे लिखे, वैचारिक लेखन किया। लेकिन अगर वो संगठन की तो तौर पे अगर थोड़ी सी और आज़ादी मिलती तो मैं समझता हूँ उनके कलम से और भी नायाब चीजें आ पाती, मेरा ये सोचना है जी। लेकिन जितना काम है उसकी भी एक अपनी एक अहमियत है। शौकत आज़मी ने जो किताब लिखी इसमें उन्होंने एक उनका उल्लेख किया हुआ है कि जब प्रोफेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए जो लोग थे, जब से मुशायरे में जाते थे और खास तौर से कैफी आज़मी या ऐसे इनके जो दोस्त थे, तो वहां से जब लौट करके आते थे तो पूछते कि क्या हुआ, तो उसमें वो कहते थे कि मतलब ये दाद मिली, इन्होंने दाद दी, तो उनके पहुंचने से पहले ही उन तक खबरें पहुंच जाती थी। तो कहते थे कि आज हमारे पट्टों ने एकदम मैदान मार लिया, इस तरह की मतलब हौसला अफजाई करते थे। शौकत आज़मी के बारे में मतलब जो आपने लिखा, तो क्या आपके जहन में था कि किस बात को सबसे ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए? विपिन भाई, शौकत कैफी के अगर किरदार को पूरी तरह समझना है, जानना है, उनकी किताब याद की रह गुजर एक महत्वपूर्ण किताब है। उसमें ना सिर्फ उनकी यात्रा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, बल्कि कई जगह में इप्टा, प्रगतिशील लेखक संघ और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानने को तफसील से मिलता है। और सबसे ज्यादा जैसे किताब में अगर हम देखें महत्वपूर्ण बात, तो उस दौर की औरत किस तरह से संघर्ष किया उन्होंने एक मजहबी कट्टरपंथी माहौल में, एक औरत किस तरह से मतलब अपने परिवार से बगावत करके उन्होंने कैफी आज़मी से शादी। उनका परिवार जानता था कि कैफी आज़मी साहब कम्युनिस्ट हैं, और कैफी आज़मी साहब ने खुद शादी होने से पहले बताया कि मैं कम्यून में रहता हूँ, अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, आपको ये सब भोगना पड़ेगा। लेकिन शौकत कैफी एक इनकलाबी महिला थी और उन्होंने बाकायदा अपने परिवार के तमाम जो पाबंदियां थी, रुकावटें थी, उनको छोड़ के उनको अपनाया और उस संघर्ष में भागीदार हुई। वो कैफी आज़मी के संघर्ष में भागीदार हुई और आखिर तक वो उनकी भागीदार रही, उनके साथ रही, उनके हमसफर रही, उनकी रह गुजर पे चली। और एक दौर तो ऐसा आया कि परिवार को चलाने के लिए पैसा नहीं था उनके पास। तो पीसी जोशी साहब ने जब कम्यून में थे, पीसी जोशी साहब बोले कि आप शौकत कैफी आप क्या करती हैं, आपको भी साथ में काम करना चाहिए, कैफी की मदद करना चाहिए, आप क्यों अपना समय जाया करती हैं। शौकत कैफी एक्टिंग थोड़ा बहुत जानती थी, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो उन्होंने पृथ्वीराज कपूर साहब के पृथ्वी थिएटर में कई नाटकों में रोल किया, आकाशवाणी में काम किया। तो इस तरह से वो लगातार उस संघर्ष में साझेदार रही। इप्टा में कई रोल अदा किए, कई नाटक किए उन्होंने। तो और उस जमाने में जब मुस्लिम समाज एक बंधा हुआ समाज था, चाहे रजिया सज्जाद जहीर हो, चाहे इस्मत चुगताई हो या डॉक्टर रशीद जहां हो, इन्होंने एक पूरे दौर को एक प्रेरणा दी। आज हम औरत की स्वतंत्रता की, आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन 1930 का दशक या 1940 का दशक जिसमें कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उस तरह के जो ख्यालात ये महिलाएं लेके आई, ये औरतें लेके आई अपने लेखन में, अपनी अमली जिंदगी में, तो वो एक निश्चित तौर पर वो सभी को एक प्रेरणा देने वाला सबक है। एक इससे जुड़ी हुई बात है कि ये शौकत आज़मी को एक चिट्ठी लिखते हैं कैफी आज़मी, जिसमें वो कहते हैं कि मैं खून से चिट्ठी तुमको लिख रहा हूँ, और ये चिट्ठी उनके मतलब
उनको मिलती है और उनके पिताजी को अपनी बात बताती हैं कि ये है, और तो कहते हैं शायरों की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। और पिता ही उनको लेकर के मुंबई आते हैं कि मैं चलूंगा। तो ये भी एक समाज का मतलब रूप है कि जहाँ पर पिता अपने बेटी की भावनाओं का इतना ख्याल करते हैं। और ये भी समाज है जो हमको आज के दौर में देखने को मिलता है कि हरियाणा में देखें तो कुछ साल पहले तक पिता ही सबसे ज्यादा अपनी बेटियों के साथ जो कुछ कर रहे थे, खाप पंचायतों के निर्णयों के जिससे हमारे सामने आ रहे थे। रोशनाई में बहुत सारे लोगों के बारे में सज्जाद साहब ने लिखा हुआ है। उसमें रशीद जहां के बारे में लिखा हुआ। तो जब वो रशीद जहां की बात करते हैं तो उनके जो पति उनकी भी बात करते हैं। उन दोनों के बीच क्या जो ट्यूनिंग थी, या ये कह सकते हैं कि जो उनकी आपसी समझदारी थी, उसका तरक्की पसंद तहरीक में किस तरह से फायदा पहुंचा? जहाँ तक मेरा मानना है, उनके डॉक्टर रशीद जहाँ के शौहर ने हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उन्हें पूरी आज़ादी दी अपने काम के लिए। और यहाँ तक कि ये बात भी कई बार आती है कि उन दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि हम दोनों बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है हमारे आंदोलन में रुकावट पैदा करे। तो उस समय ये एक इनकलाबी सोच थी कि हम अपना परिवार नहीं बढ़ाएंगे जी। और वो अपनी डॉक्टरी भी करती थी, अपने पेशे से भी इंसाफ करती रहीं, लेखन भी करती रहीं, एक्टिविस्ट भी रहीं, जेल गईं। तो डॉक्टर रशीद जहाँ उस ज़माने में 1930-40 के ज़माने में जिस तरह से उन्होंने काम किया उस समाज में, तो वो एक आश्चर्यजनक काम है। तो इस सारे काम को हमें नई पीढ़ी को लाना चाहिए। उसी के नक्शे कदम पर इस्मत चुगताई चलती हैं आगे चलकर, डॉक्टर रजिया सज्जाद जही चलती हैं, कुर्तुल हैदर चलती हैं। ऐसे जो तमाम, मैं नहीं समझता कि हिंदी उर्दू के कोई ऐसी अदीब लेखक हैं जो इन सबसे प्रभावित ना हुई हों। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनके शौहर का, उनके पति का वो तो थी उनकी सहमति, रजामंदी, और वो भी उसमें शामिल थे उनके सभी फैसलों में। उनको पूरी आज़ादी मिली, तब वो जाके ये सब काम कर पाए। जी। इस आंदोलन में अली सरदार जाफरी की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बाद में वो भी संगठन के मोर्चे पे बड़े सक्रिय रहे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन का काम भी किया, तमाम शायरों पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई, तो बड़ा उन्होंने प्रयास भी किया और लेखन भी बराबर करते थे, संपादन का कार्य भी उन्होंने किया। तो उनकी भूमिका को कैसे आप देखते हैं? अली सरदार जाफरी का जैसे हम देखें तो अली सरदार जाफरी शुरुआत से जुड़े रहे। प्रगतिशील लेखक संघ की जब दाग बेल डली तो तब से उनकी शुरुआत होती है। और मैं समझता हूँ सबसे आखिर तक उन्होंने जो उनका कार्यकाल एक लंबा माना जाएगा। और बाकी शायरों से उनका समय ज़्यादा है और वो ज़्यादा रेडिकल थे। कई बार बहुत इनकलाबी हो जाते थे, वैचारिक आग्रह ज़्यादा होते थे, लेकिन उसी अनुपात में उनका काम भी है। संगठन के तौर पर तो उन्होंने काम किया, लेकिन उनके लेखन भी काफ़ी विस्तृत है। वे शायर थे जैसे हम जानते हैं, बहुत अच्छे नज्म निगार थे। लेकिन जब हम उनकी एक किताब लखनऊ की 5 रातें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार वो तो बहुत अच्छे गद्यकार थे, उन्हें गद्य पे ही काम करना चाहिए था। तो इसके अलावा फिर वो तमाम दूसरी किताबें भी लिखते हैं, उसमें भी अपनी महारत दिखाते हैं। और फिर दूरदर्शन के लिए भी उन्होंने सीरियल बनाए। जैसे तरक्की पसंद तहरीक की जो पूरी रवायत है वो भोपाल में किस रूप में आपको देखने को मिली? कौन कौन से शायर मिले ऐसे जो उससे जुड़ा उनका बना हुआ था उसमें? वैसे तो तरक्की पसंद तहरीक पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी, तो भोपाल और ग्वालियर भी इससे अछूता नहीं था जी। और खास तौर से उत्तर भारत में तो उसका प्रभाव खूब था ही।
जिसमें उत्तर प्रदेश में तो सारी नुमाइंदगी वहीं से ही होती है। जो बड़े बड़े शायर हमारे मजाज साहब हैं, अली सरदार जाफरी हैं, मजरू सुल्तानपुरी हैं, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर भोपाल में जानिसार अख्तर साहब काफी काम कर रहे थे। जानिसार अख्तर का जैसे भोपाल की बात करें तो जानिसार अख्तर ने वहाँ कॉलेज में पढ़ाया है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। ग्वालियर से भी कई साथी जुड़े रहे, लेकिन उस रूप में जैसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन था या वहां से जितने लोग अदीब जुड़े हुए थे, तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ ज्यादा दिखता नहीं, खासतौर से उर्दू में। जी हिंदी में तो तमाम लोग काम कर रहे थे, हिंदी में कई नाम थे जो उस प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे। तरक्की पसंद तहरीक की पूरी जो रवायत है, इनमें कौन कौन से शायर ऐसे हैं जिन्होंने किसानों मजदूरों को अपनी शायरी में या अपनी पूरी रचना गद्य या पद किसी दोनों विधाओं में सबसे अधिक केंद्र में रखा है? विपिन भाई, एक नहीं कई नाम है जी। खासतौर से उर्दू अदब में हम बात करें तो अली सरदार जाफरी से लेके एहसान दानिश, सैयद मुतलबी फरीदाबादी, अली सरदार जाफरी, मजाज, इन सभी शायरों ने, अहमद नदीम कासमी, सभी की शायरी में किसान और मजदूर आते ही हैं। कैफी आजमी साहब ने मजदूरों पर कई नज़में लिखी। तो जितने भी जो अदीब थे ये तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े, ये लोग मानते थे कि क्रांति अगर कोई करेगा, इंकलाब कोई लाएगा हिंदुस्तान में, तो वो किसान और मजदूर की एकता से आएगी। वो लोग इस हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। यही वजह थी कि उनकी नज़मों में, उनकी शायरी में, उनकी गजल में ये हमेशा केंद्र में रहे। और उनकी जो नज़में हैं या गजल हैं, वो उनका केंद्र, उनके नायक किसान और मजदूर रहे। मखदूम का नाम हम भूल गए। मखदूम तो एक तहरीक के ही शायर थे और उनके कई नज़में, इंकलाबी नज़में जो मजदूर और किसान गाते थे, मुशायरों में जब उनकी नज़में गाई जाती थी तो एक आंदोलन का माहौल बनता था। और उस वक्त जैसे हम बात करें आज़ादी के जो दौर है, स्वतंत्रता संघर्ष का जो दौर है, उसमें जो मुशायरे होते थे वो एक एकता का माहौल पैदा करते थे। और जो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े जो शायर थे, उनका मुख्य मकसद यही होता था कि जो आवाम है हमारी, उनमें हम एकता पैदा करें और आज़ादी की उसमें एक जज्बा पैदा करें। तो इसी तरह की नज़में होती थी। अब कैफी आजमी की जैसे खाना जंगी एक बड़ी नज़म है, तो वो इसी तरह की अली सरदार जाफरी, एहसान दानिश को तो शायर मजदूर कहा गया। सैयद मुतलबी फरीदाबादी ने तमाम किसानों को लेकर तमाम नज़में लिखी। सब प्रेम दमन का जैसे बात करें, हम निपटा में अगर जाएं तो अन्ना बाबू साठे, अमर शेख, प्रेम दमन, शैलेंद्र, ये सब जनगीतकार थे। आज अगर आज की बात करें तो आज ऐसा कौन सा गीतकार है हिंदी में या उर्दू में जिसे जनगीतकार का खिताब दिया जा सके? लेकिन उस समय एक नहीं कई गीतकार, कई शायर थे जो जिन्हें जनगीतकार का खिताब हासिल था, जिन्हें हम आज उस कैटेगरी में, उस वर्ग में हम रख सकते हैं। तो उसे माहौल की अक्कासी कहिए या एक माहौल का असर कहिए, तो एक नहीं हमारे पास कई ऐसे शायर कवि थे जो बात कर रहे थे किसानों की, मजदूरों की। और जैसे सैलेंद की आपने अच्छी बात कही। सैलेंद की जब फिल्मों में जब वो मसरूफ हुए, बिजी हो गए, तो वो अदबी काम कम कर पाए, साहित्यिक काम कम कर पाए। उनकी केवल एक किताब है जो प्रकाशित हुई, उसमें उनके गीत हैं। उन गीतों पे नजर नहीं जाती लोगों की, लेकिन अगर उन गीतों को पढ़ें तो उसमें जनवाद है, इंकलाब है और मजदूरों को सीधे सीधे खिताब करते हुए वो गीत हैं। वो इसलिए कि सैलेंद खुद एक ट्रेड यूनियन में रहे, रेलवे में रहे, मजदूरों के बीच काम किया, तो वो उनके दुख दर्द को जानते थे। यही वजह थी कि उनके नज़मों में या उनके गीतों में वो बात आ पाई। सैलेंद के हम तमाम ऐसे गीत देखें, यहाँ तक कि जब वो फिल्मों में आए तो फिल्मों में भी उनके कई ऐसे जो गीत हैं उनमें भी हमें एक जनवाद दिखाई देता है।
सर ये तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए लेखकों ने सिनेमा को कितना प्रभावित किया, क्योंकि जो इस आंदोलन के विरोध का जो समय है वही हमारे सिनेमा का भी स्वर्ण काल है। जी बहुत से इस आंदोलन से जुड़े हुए गीतकार सिनेमा में गए और बड़े अच्छे गीत उन्होंने लिखे। बाद के समय में हमें उनका अभाव दिखता है। तो इन लोगों ने कितना प्रभावित किया सिनेमा के शुरुआती समय को? अभिषेक भाई आपने अच्छा सवाल किया। वो अगर दौर देखें तो पूरा दौर जो सिनेमा का है उसमें तरक्की पसंद तहरीक का बड़ा हाथ है। उस मूवमेंट ने बहुत प्रभावित किया। अब जैसे हम बात करें स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, ख्वाजा अहमद अब्बास काम कर रहे थे, चेतन आनंद काम कर रहे थे, सलील चौधरी साहब, कृष्ण चंद्र, इवन राही मासूम रजा का भी एक बहुत अच्छा उपन्यास है बंटवारे पे। हम लोग आगे भी बात आ जाएगी। जी जी कैपी आजमी थे, शायर उद्यान भी थे। गीतकार तो संगीत में हम बात करें, गीतकार खास तौर से कैपी आजमी, शायर उद्यान भी, शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, ऐसे तमाम नाम हैं जो कहीं ना कहीं प्रगति मतलब पूरी तरह से, मैं तो कहूँगा पूरी तरह से प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे और उन्होंने पूरा इस सिनेमा को प्रभावित किया। राज कपूर की जो तमाम फिल्में हैं जो हमें एक जिसमें एक रेडिकल मिजाज दिखता है, उनके सबके स्क्रिप्ट राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे। तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहे थे। सैलन साहब के जो गीत हैं सिनेमा को, जैसे जो हम आर्ट फिल्मों का जो शुरुआत मानते हैं तो उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आती है और नीचा नगर आती है। तो उसके बाद तो फिर तमाम ऐसी फिल्में आई और जैसे उन गीतों को उठा के देखिए तो उसमें हमें शायरी भी मिलती है और एक विचार भी मिलता है। चाहे हम शायर के देखें गाने, चाहे मजरू के देखें, कैपी के देखें, जानिसार अख्तर साहब के देखें, तो उस दौर में तो ये सब लगातार इन्होंने सिनेमा को प्रभावित किया। जी रजा साहब का उपन्यास आधा गाँव और इससे जुड़ी बात है कि जो हमारे अदीब हैं इन लोगों ने जो हमारा साझेपन की पूरी विरासत रही है इसको बार बार इसको और मजबूत करने की बात की, अपनी नज़मों में भी की और अपने जो दूसरे इनके मज़ामीन थे उसमें भी ये बात कही है। रजा साहब ने तो पूरा महाभारत की स्क्रिप्ट ही लिखी। हम ऐसे मोहानी साहब को भी देखते हैं, ऐसे कई लोगों ने लिखा। एक समय ऐसा भी है कि जब उर्दू अदब को लेकर के बात कही गई कि मतलब उर्दू शायरी में तो इश्क और प्रेम और आशुका और माशुका की बात बार बार होती, तो ये कौन सी चीजें थी जिसे मतलब इन अदीबों ने गढ़ा और बाद में वो परंपरा हमको कमजोर होती दिखाई पड़ती? जैसा कि हमने जाना कि प्रगतिशील आंदोलन एक उसकी एक पृष्ठभूमि थी। एक तो वो आज़ादी के संघर्ष था, दूसरा एक फांसीवाद का वो जो खिलाफ जो माहौल था, जो खतरे थे उनके खिलाफ लोग निकल के आए थे। तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एकता की। जो देशवासी हैं उनके सामने एक एकता का, जब तक एकता नहीं होगी कम्युनिटी में तब तक वो संघर्ष कैसे करेगा। तो जो जैसे हमारी रवायत भी देखें तो वो हमेशा सर्वधर्म समभाव, ये सब सांप्रदायिक सहिष्णुता ये सब रही है। किसी भी जिस तरह के आज इतिहास पेश किया जाता उस तरह का हिंदुस्तान का इतिहास नहीं रहा। हमेशा एक सांप्रदायिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव दो बड़ी कौमों के बीच बना रहा। हमारे यहाँ तमाम विदेशी आए, लेकिन इस तरह का इतिहास नहीं मिलता हमें। तो उस परंपरा को हमारे अदीब आगे बढ़ा रहे थे। वो जानते थे कि जब तक देशवासियों के बीच एकता नहीं पैदा होगी तब तक वो एक दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी नज़मों में, अपनी किताबों में इन सब चीज़ों पर जोर दिया। लगातार इसको वो आगे बढ़ाते रहे, उस परंपरा को सामने लाए, उस तहजीब को सामने लाए देशवासियों के सामने। और दरअसल वही हमारा हकीकी किरदार है, हिंदुस्तान का किरदार है। मिली जुली जबान है हमारी, मिली जुली कल्चर है, उसी रवायत को वो आगे बढ़ाते रहे
निश्चित तौर पे वो रवायत अभी कमजोर हुई है। उसके पीछे भी एक योजनाबद्ध पॉलिटिकल अभियान है, मुहिम है, जो इन रिवायत को ठेस पहुंचाता रहता है या उस पर आक्रमण करता रहता है। लेकिन जो हमारा खून में है, वो तो एक स्वभाव है हमारा सांप्रदायिक सहिष्णुता का, मेल जुड़ाव का, तो वो हमें कहीं ना कहीं जोड़े रखता है। और यही हमारे तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े साथी हैं, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े साथी हैं, उसी विचार को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। जी साहब, फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में आपने लिखा है कि उनके कई किरदार हमको नजर आते हैं। जैसे एक तो वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, बाद में इसके पहले वो सक्रिय हुए, कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए, और भी उनकी भूमिकाएं हमको दिखाई पड़ती हैं। फिराक गोरखपुरी साहब को पर बात कर जो आपने लिखा था, तो उस समय क्या चीजें ऐसी थी जो आप चाहते थे कि फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में ये बात लोगों को पता चलनी चाहिए? फिराक साहब का किरदार देखें तो उनकी नज़में हैं, गजलें हैं, वो तो हैं ही। खासतौर से उसमें सांप्रदायिक सद्भाव और जो तहजीब, मिलीजुली कल्चर जो उभर के आती है, और खासतौर से फांसीवाद के खिलाफ वो उनकी मुखरता दिखती है उनके भाषणों में, उनके लेखों में, उनकी नज़मों में। और हमेशा उनने एक गंगा जमुनी तहजीब को अपनी नज़मों से हमेशा आगे बढ़ाया। एक तरफ से रोमानी गजलें भी हैं, नज़में हैं, और एक तरफ इनकलाबी गजलें, नज़में हैं। तो वो जिस माहौल से निकले थे, उन्होंने उस माहौल को देखा था, और उसी माहौल की अक्कासी निश्चित तौर पर उनकी नज़मों में दिखाई देती है। और आज के तमाम ऐसे जो लेखक कवि हैं, वो भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मुखरता फिराक साहब में थी, वो मुखरता नहीं दिखाई देती, या उस तरह से उनकी रचनाएं अभी भी आम आवाम तक नहीं पहुंच पाती। फिराक साहब की रचनाएं जिस तरह से मतलब आलोचकों की नजर में भी थी और आम आवाम को भी पसंद आती थी, तो ये फर्क तो हम देखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए जो लेखक थे, कवि थे, वो पॉलिटिक्स को सीधे एड्रेस कर रहे थे। जो बाद में हम नागार्जुन को जो राजनीतिक कवि कहते हैं, उस समय जो लिखी जा रही कविता, उसमें पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं सभी में एक अंडरटोन की तरह थी। बाद में ये जो स्वर है वो काफी मध्यम और कमजोर पड़ता दिखाई देता है। तो ये तो कारण ये हो सकता है कि लेखकों की अपनी प्रतिबद्धता थी। दूसरा ये सकता है कि उनको एक जो उदार उस समय माहौल था, इतनी उदारता मिली हुई थी, इतना स्पेस था कि वो अपनी बात कह सकते थे। तो अभी क्या परिदृश्य आप देखते हैं कि उस उदारता में कमी आई है या प्रतिबद्धता में कमी आई है, अथवा दोनों? ये बात सच है अभिषेक भाई के, जो उस दौर के अदीबों या लेखकों या रंगकर्मियों जो प्रतिबद्धता थी या जुड़ाव था या वैचारिक चेतना थी या मुखरता थी, वो आज के अदीबों और लेखकों में कम नजर आती है। उस तरह का वजह भी साफ है कि उन्होंने वो संघर्ष किया नहीं, उन्हें आज़ादी हाथ में मिल गई। लेकिन वो जो अदीब हमारे आज़ादी के पहले के जो दौर के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने वो संघर्ष देखा था, वो महसूस किया था, वो जेल गए थे, तो उनकी रचनाओं में ये सब बात दिखाई देती है। फिर बाद में जो रचनाकार हमारे जो आते हैं, तो उसमें उत्तरोत्तर वो कमी आती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी ने संघर्ष ही नहीं किया हो, रचनाएं ना लिखी हो इस तरह की। बाद में भी ऐसे तमाम रचनाकार हैं आज़ादी के बाद, जिन्होंने मुखरता से काम किया है और अपना प्रतिवाद जारी रखा है, अपनी बात कही है। नागार्जुन की बात कही आपने, केदारनाथ अग्रवाल हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, ऐसे तमाम कवि हैं। भीष्म साहनी का दौर एक लंबा दौर है। राही मासूम रजा आते हैं, इमरजेंसी का इनने काफी विरोध किया, जैसे कटरा भी आरजू है राही मासूम रजा का। लेकिन उस दौर से तुलना करें तो निश्चित तौर पे वो बात और उसमें हम फर्क तो देखते ही। इसमें ये दिखता है कि तरक्की पसंद तहरीक के जो लोग हैं, उनके नेहरू के साथ बहुत निकटता रही है।
जो दूसरा प्रगतिशील लेखक संघ हुआ था उसकी अध्यक्षता भी जो मुझे जानकारी है उसकी नेहरू जी ने ही की थी, जो कलकत्ता में हुआ था, जहाँ पर सज्जाद साहब रजा जहीर को लेकर के जाते हैं पहली बार। वो क्या चीजें रहीं जिसके बाद में जो तरक्की पसंद तहरीक के जो लोग थे उनकी निकटता कम हुई है। तो एक समय ऐसा भी आया कि जब दोनों के बीच संबंध में बहुत सारी दूरियां पैदा हो गई। नेहरू जी का जो किरदार था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का किरदार, वो खुद भी समाजवाद से काफी प्रभावित थे और उस विचार को अहमियत भी देते थे। लेकिन कांग्रेस में भी जैसा हम जानते हैं कि दो धाराएं रही हैं, तो कांग्रेस में रह के वो कई बार मजबूर हो जाते थे या उन पर कई बंधन थे, तो उन्होंने इस विचार को हमेशा बढ़ावा दिया। जैसे हम सज्जाद जहीर साहब को जानते हैं, सज्जाद जहीर साहब ने नेहरू के साथ भी काम किया। जोश मलियावादी से नेहरू के बहुत अच्छे संबंध थे। फिराक साहब को बहुत अहमियत देते थे। तो कहीं ना कहीं नेहरू साहब का झुकाव तो था समाजवाद की ओर, और उन्होंने उस विचार को आगे बढ़ाने में योगदान भी दिया। आज के जो राजनेता हैं उनमें ये सब वैचारिक कुछ प्रतिबद्धता या उनका कोई जुड़ाव तो कहीं दिखाई नहीं देता। तो यही वजह है कि आज भी कोई इस तरह का लेखक उनका भी कोई ऐसा जुड़ाव नहीं है। और आज के तो तमाम ऐसे राजनेता हैं जिनका तहजीब, संस्कृति, कल्चर, रायत उनसे कोई सरोकार ही नहीं है, और यही वजह है कि वो हाशिए पे लगातार सत्ता की नजर में वो हाशिए पे। वो नेहरू की नजर में एक अदीबों का सम्मान था। कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें नेहरू ने अदीबों को सम्मान दिया। जैसे बेगम अख्तर के एक लाल किले पे एक कार्यक्रम था, बेगम अख्तर साहिबा आई तो नेहरू साहब खड़े होकर उनको बाकायदा सलाम अर्ज किया। इसी तरह से निराला का भी वो सम्मान करते थे। एक कार्यक्रम में उनको मंच पर बैठे निराला, वो नीचे आ गए थे, कुर्सी पर बैठे उनके सामने, तो ये सम्मान था। तो सम्मान में कमी तो आई है। नेहरू का जो काल है वो स्वर्णिम दौर है। उस चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, वो खुद एक बड़े लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो जानते थे कि लेखक की अहमियत को वो जानते थे, कलाकार की अहमियत को मानते थे। यही वजह है कि उस समय काफी विस्तार हुआ चीजों का, और वो काल चाहे वो लेखन का हो, संस्कृति का हो, विज्ञान का हो, सिनेमा का हो, सभी स्वर्णिम दौर माना जाता है। जो काम उस दौर में हुआ, बाद में उत्तरोत्तर उस काम में वो तेजी या प्रबलता या इनकलाब उस तरह का नहीं देखा जाता। जी, लेकिन आज तो हम अमृत काल में हैं और 75 सालों का हिसाब हर समय मतलब मांगा जाता है, और तो कई बार ये भी लगता है कि हिसाब देगा कौन, क्योंकि जिनको देना, जिनसे मांगना चाहिए था वो तो नहीं है। लेकिन उस समय के जो फनकार हैं, जो अदीब हैं, उनका साहित्य है जो इस बात की तस्दीक करता है कि उस दौर का मूल्यांकन कुछ और भी है। जब हम इसी बात को आगे देखते हैं तो एक ये भी हमको कहीं ना कहीं बात नजर आती है कि उस समय के जो अदीब थे उनके साहित्य का तो अपना एक मेयार था ही, लेकिन राजनीति का भी अपना एक मेयार था जी। और उस मेयार में धीरे धीरे कमी आई। आपको मतलब इन सारे फनकारों को, अदीबों को पढ़ते हुए क्या लगा कि ये कमी सिर्फ खाली एक मुल्क तक सीमित है, या हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां तक भी इसकी पहचान हम कर सकते? क्योंकि आपने मंटो का जब बारे में आपने जो लिखा है, तो मंटो की बात करते भी आप चचा सैम की बात करते हैं और उनके खतों की बात करते हैं कि जो दोनों जगह पर अपनी दखलंदाजी करता है। तो क्या आपका अनुभव रहा है इसको लेकर के? भाई हम देखे वैश्वीकरण और उदारीकरण और जो निजीकरण की जो नीतियां लागू हुई पूरे देश दुनिया में,
उसने पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल दिया। तो उसका प्रभाव हम देखते हैं, वो हमारी कल्चर पे भी प्रभाव पड़ा, हमारे अदब साहित्य पे भी प्रभाव पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तमाम दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो आधुनिकीकरण के साथ आई, आधुनिकता के साथ आई, खास तौर से जिस तरह से निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां आई, वैश्वीकरण एक तरह से एक कल्चर, एक भाषा, जबरन थोपने की जो बातें हुई, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी सत्ता की भूख उन्हें इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने जो हमारी तमाम रवायत, परंपराएं, संस्कृति की बात करते हैं तमाम हुक्मरान, लेकिन संस्कृति जिस तरह की वो संस्कृति पेश कर रहे हैं देश दुनिया के सामने, वो एक ऐसी संस्कृति पेश कर रहे हैं, वो असल संस्कृति नहीं है हिंदुस्तान की। असल संस्कृति हमारी मीर, गालिब, रहीम, तुलसी, केसव, इससे कल्चर बनती है। तो ये सब प्रभाव हुए हैं, इनका असर हमारे साहित्य पे भी आया, निश्चित तौर से कला पे भी असर पड़ा है। और पड़ोसी मुल्कों में देखें तो वहां तो और भी ज्यादा माहौल हमें दिखता है। आज देखें तो हर जगह एक मजहबी कट्टरता बढ़ रही है जी। खासतौर से पड़ोसी मुल्क देखें, बांग्लादेश देखें, पाकिस्तान देखें, हमारे देश में भी तमाम इस तरह के मसाइल सामने आते रहते हैं, जहाँ सांप्रदायिक कट्टरता, फासीवाद की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। जिस तरह से विपक्ष पे को खत्म किया जा रहा है, वो भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र कितना रह गया। तो ये सब चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे साहित्य को, हमारी कल्चर को। जी। तो जो खतरे उस समय थे आजादी के दौर में, स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में, तो एक ही खतरा था कि हमें आजादी लेना है, गुलामी से मुक्ति पाना है। लेकिन आज के दौर में ज्यादा खतरे हैं हमारे सामने, सांप्रदायिकता का, फासीवाद का, एक ऐसी संस्कृति का। इवन हम भाषा की बात करते हैं, हमारी तमाम भाषाएं लुप्त हो गई, हमारी तमाम जो तहजीब है, कल्चर है, वो नष्ट हो रही हैं। पड़ोसी देश से ही अब जो कुछ नज़्मों में हमको सुनाई पड़ता है कि वहां से एक बड़ी फेमस नज़्म हुई थी कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई, वो मूर्खता, वो घमंडपन, जिसमें हमने सदी गंवाई, और फिर ये की आहा बधाई फरीदारियाज की। या ऐसे परवीन शाकिर की बात करें तो भी अपनी तरह से बात करती हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस मामले में भी एक ही जैसे हैं, और एक ही तरह से हमारा विकास भी आगे बढ़ रहा है। इस तहजीब को बचाने के लिए अगर जो हमारा आज का समय है वो कितने चिंतित हैं, ये बाकी जो और समझदार लोग हैं उनकी चिंताएं कहीं आपको दिखाई पड़ती हैं? विपिन भाई, अगर ये सब हम देखें, ये इन सब बातों में गौर करें, तो आज भी हम देखते हैं कि जो प्रगतिशील आंदोलन से निकले जो संगठन, जो लेखक हैं, वही लोग ज्यादा चिंतित दिखाई देते हैं। अगर कहीं भी संघर्ष या प्रतिरोध होता है तो उन्हीं लेखकों या रचनाकर्मियों या संस्कृति कर्मियों के द्वारा दिखाई देता है। तो प्रतिरोध जो भी हो रहा है वो प्रगतिशील आंदोलन और जनवादी ताकतें ही कर रही हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियां नहीं कर रही वो काम जिनसे हम उम्मीद करते हैं, हमारे अदीब या हमारे रंगकर्मी काम कर रहे हैं। पड़ोसी देशों में देखें तो और ज्यादा बुरे हाल है। लेकिन वही प्रवृत्तियां जो मजहबी कट्टरता है, संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता है, वो चीजें हिंदुस्तान में भी हमें देखने में आ रही हैं, और वो काफी परेशान करने वाली बातें हैं, जिसको सभी पूरी आवाम को मुखरता से विरोध करना चाहिए, क्योंकि अंततः प्रभावित तो सभी लोग होंगे। जो कट्टरता की, फासीवाद की जो आंधी है
उससे कोई नहीं बच पाएगा। हम देख रहे हैं दिन पर दिन लोकतांत्रिक अधिकार हमारे कम होते जा रहे हैं, असहिष्णुता बराबर बढ़ रही है समाज में। तमाम ऐसी जो इंसानियत विरोधी बातें हैं वो हम लगातार देख रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे अदीबों, साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों, इनका योगदान तो हमेशा पहले नंबर पर रहेगा। प्रेमचंद ने कहा भी है, हमारे जो पुरखे हैं, कि साहित्यकार राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है। तो उसी बात पे हमें कायम रहना चाहिए, हमारे लेखकों को, हमारे संस्कृति कर्मियों को, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। भारत में जो ये अपना प्रगतिशील आंदोलन है, बल्कि इससे पहले से जो प्रतिवादी मूल्यों से युक्त जो धारा है वही साहित्य की मुख्य धारा रही है। ये आंदोलन कभी मजबूत था, कभी थोड़ा कमजोर भी पड़ा। कई तरह के हिंदी कहानी में कई तरह के आंदोलन चले, कई तरह के रूपाकार करने की कोशिश की गई, लेकिन जो प्रतिवादी मूल्यों की जो धारा है वही मुख्य धारा है। आज भी वही धारा बनी हुई। कितने लेखक जेलों में हैं, लेकिन फिर भी ये और कई तरह के लेखक संगठन भी गढ़े जा रहे, बनाए जा रहे हैं इस समय। लेकिन ये एक उम्मीद भी देता है कि ये धारा ही मुख्य धारा बनी हुई है। और आपको क्या लगता है कि आगे भी ये बनी रहेगी? ये उम्मीद हम कर सकते हैं? असल में ये धारा तो हमेशा ही केंद्र में रहेगी, क्योंकि प्रगतिशील धारा की जब बात होती है तो हम आवाम के अधिकारों की बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। तो जब हम आवाम की बात करेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रगतिशील धारा ही अगुवाई करेगी इसकी। और यही वजह है कि जब भी कोई ऐसी प्रवृत्तियां, सांप्रदायिक प्रवृत्तियां या फासीवादी प्रवृत्तियां सामने आती हैं, तो हम अगुवा के तौर पे प्रगतिशील साथियों को ही आगे पाते हैं। और यही वजह है कि वो हमेशा केंद्र में रहेगी, क्योंकि उनके सरोकार हैं, उनके सरोकार अभी भी कम नहीं हुए हैं, उनके मूल सरोकार वही हैं। सर, आपने किताब दुनिया के लिए समय निकाला और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों से साझा की। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि जो 2 किताबें हैं जाहिद खान साहब की, वो जरूर आप पढ़ें, जिससे इस तरक्की पसंद तहरीक की परंपरा को समझ सकें और ये भी जान सकें कि हमारे हिंदुस्तान की रवायत क्या रही है और हमें अपने समय को लेकर के किस तरह के सवालों के साथ जुड़ना चाहिए और अपना पक्ष भी तय करना चाहिए कि हमें कौन से रास्ते पर आगे बढ़ना है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।